सामाजिक आंदोलन के प्राधार प्रकार्य दृष्टिकोण। प्राधार प्रकार्य दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग मार्क्सवादी आंदोलन से भिन्न परिस्थिति को देखते हैं। भिन्न परिस्थिति से तात्पर्य आप उदारवादी परिप्रेक्ष्य से लगा सकते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जहाँ क्रांतिकारी भावना के लिए होती है, वह हिंसा अहिंसा कुछ नहीं देखती है। सामाजिक आंदोलन में वह साध्य को अपना विरुद्ध समझता है, और वहीं प्राधार प्रकार के अंतर्गत गैर मार्क्सवादी मत को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर इसके अंतर्गत गैर मार्क्सवादी विद्वानों के बीच के विचारों को देखें तो गैर मार्क्सवादी विद्वान भी यहाँ पर भिन्न भिन्न मत रखते हैं। यह समझ लें कि वे सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन के लिए परस्पर भिन्न विचार रखते हैं। उनकी धारणाएं आपस में एक मत नहीं होती है। कुछ विद्वान हैं, विलियम कॉर्नोसर, रॉबर्ट निस्पेट, एडवर्ड सील, इन लोगों ने, ये सब उदारवादी विद्वान कहलाते हैं। इन लोगों का मानना है कि जन आंदोलन उस जन समाजों का परिणाम है जो अतिवादी और लोकतंत्र विरोधी है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और अतिवादी हैं, उसी का परिणाम है कि जन आंदोलन होते हैं। ये लोग राजनीति में दिन प्रतिदिन की भागीदारी से जनसाधारण को बाहर रखे जाने का समर्थन करते हैं, क्योंकि यह भागीदारी सरकार की कुशल कार्य संचालन में बाधा पहुंचाती है। वहीं कुछ भारतीय को देखें तो विदेशी, जब हम लोग विदेशी शासन के गुलाम थे, अंग्रेज के गुलाम थे, तो वहां पर आंदोलन की तरह तरह की रणनीति अपनाई जाती थी, और इसके लिए आंदोलन किए जाते थे सामाजिक बदलाव के लिए भी और राजनीतिक बदलाव के लिए भी। लेकिन वही लोग जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो जन आंदोलन के पक्ष में नहीं रहे, उनका विचार बदल गया। आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष का नजरिया किस तरह चेंज हो जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि उदारवादी लोकतांत्रिक परिस्थिति होने के बावजूद यदि आंदोलन किया जाता है तो वहां पर लाठीचार्ज या भगदड़ की विचित्र स्थिति बचती है। कहने का मतलब, जो चीज की आजादी के पहले नहीं थी उसे भी समर्थन नहीं मिल रहा है। और सभ्य समाज के लिए यह प्रवृत्ति खतरनाक और निष्क्रिय भी कुछ लोग मानते हैं कि सामाजिक आंदोलन पर किसी तरह की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या इस तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं लगनी चाहिए। वहीं कुछ उदारवादी लोग ऐसे भी हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते ही नहीं हैं। और वे तो किस तरह के परिवर्तन चाहते हैं? तो वे चाहते हैं कि सरकार और राजनीतिक संस्था तक में ही परिवर्तन सीमित होकर रह जाए, ज्यादा समाज तक वो परिवर्तन चेंज हो ही नहीं। वे परंपरागत मान्यता क्या मान सकते हैं या यथास्थिति के वाहक समझ सकते हैं कि वे यथास्थिति के समर्थक होते हैं सुधारात्मक दृष्टिकोण से। वहीं कुछ विद्वान क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। इसके बावजूद, क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्षधर होने के बावजूद वे यदि का विश्लेषण करें तो मार्क्सवादी विद्वानों से अलग राय रखते हैं। वे राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्कृति पर बल देते हैं, और वे सामूहिक संघर्ष के सामाजिक एवं आर्थिक कारण की गहराई में नहीं जाते हैं। और कुछ में आंदोलन के लिए जो कारण होते हैं इसे भी लोग तरह तरह से देखते हैं। कुछ लोग अब व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक अब विशेषता पर जोर देते हैं कि
नेतृत्व के कारण ऐसा होता है, समय के कारण ऐसा होता है। वहीं कुछ लोग एलिट क्लास और सत्ता संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका कारण आर्थिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक कारण के कारण इस तरह की स्थिति होती है। सांस्कृतिक कारक के महत्व पर वे अधिक जोर देते हैं गैर मार्क्सवादी विद्वान। राजनीतिक विकास एक तरह से लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरती है। वहीं यह भी सत्य है कि दिनों दिन अधिक से अधिक लोगों की आकांक्षाएं, आशाएं भी बढ़ती जाती है, और एक और लोगों की बढ़ती आशाएं, बढ़ती आकांक्षाएं, बढ़ती उम्मीदें, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक संस्था एक सांचे में ढलकर एक निश्चित कार्य व्यवस्था तक में ही सिमट कर रह जाती है। फलतः दोनों के बीच, पब्लिक और राजनीतिक दोनों के बीच ये दरारें बढ़ती जाती है, और हंटिंगटन के अनुसार यह बढ़ती दरारें जन लहर बनने लगती है, और जब ऐसा हो जाता है तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे वो अव्यवस्था बढ़ती है। वही रजनी कोठारी का मानना है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया गया है, यहाँ सीधी कार्यवाही अपरिहार्य है, और वहीं कभी कभी हताशा का वातावरण होता है। आम लोग हताश का अनुभव करते हैं और वे संवैधानिक संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते। फलतः एक तरह का वर्गीकरण हो जाता है और संगठन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे शासक और शासित दोनों के बीच विवाद की अवस्था होती है, और यह निरंतर जारी रहती है। एक समय तक यह दमित रहती है, लेकिन यह समय आने पर उभर जाती है, सामाजिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेती है। और यही कारण है कि स्वशासन का आदर्श है, इससे दूर ही संसदीय सरकार की व्यवस्था जाती प्रतीत होती है। वहीं कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि जनविरोध की सरकार संसदीय स्वरूप तक में एक निश्चित प्रक्रियात्मक उपयोगिता होती है। लोग विरोध करते हैं, और एक और विरोध तो दूसरी ओर प्रतिनिधि होते हैं, वे उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनपुट फीडबैक का वातावरण बनता है, उसके ही आउटपुट से पुनः फीडबैक होता है। इन सब के बावजूद जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया जाता है। वहीं डेविड बेली का मानना है कि आशाएं, अपेक्षाएं तो लोगों को होती ही है, शिकायतें भी होगी, कुंठा भी होगा, लेकिन इन सब के निदान के लिए, इसके समाधान के लिए, चाहे वह मूर्त हो, अमूर्त हो, काल्पनिक हो, वास्तविक हो, इनके लिए संवैधानिक दृष्टि से कोई संस्थागत साधन नहीं मुहैया कराया गया है। इससे भी जन आंदोलन तीव्र होती है।